आज देश के छात्र सड़क पर हैं। हमने पहले देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर में नीट के लिए छात्रों ने आंदोलन किया और अब झारखंड में भी छात्रों में गुस्सा है। और अभी 10 अगस्त को छात्र विधानसभा मार्च किए, लाठीचार्ज हुई और फिर से वहां से आने के बाद भी छात्रों में एक जिद है कि जेएसएससी सीजीएल कैंसिल की जाए। आज हम बैठे हुए हैं आईएएस निशा उरांव के साथ, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की प्रखर ऑफिसर रही हैं और मुखर होकर बोलती हैं। हम छात्रों के भी मामलों में उनका क्या विचार है आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो मैं यही लूँगा कि जो युवा हैं वो एग्जाम रिजल्ट सिस्टम इनसे दुखी हैं या सिस्टम के प्रति अब उनका ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो आज छात्र आंदोलन चल रहा है वो दरअसल सिस्टम के प्रति उनकी नाराजगी है। और चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं उनको ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि उनके लिए कि वो प्रशंसा के काबिल हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश के सामने एक मिसाल प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार इतना बड़ा जन आंदोलन बिना किसी अराजकता के, बिना देश विरोधी नारों के, बिना गाली गलौज के, बिल्कुल ही अनुशासन से, संगठित तरीके से किस प्रकार एक आंदोलन चल सकता है, इसका उन्होंने मिसाल प्रस्तुत किया है पूरे झारखंड के सामने। और मैं कहूँगी कि पूरे झारखंड को इस पर गर्व है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि छात्र की नाराजगी किससे है। जैसा कि हम लोग आंदोलन भी देख रहे हैं, किसी के विरुद्ध नारे नहीं लगाए जा रहे हैं, किसी की आलोचना नहीं की जा रही है, किसी व्यक्ति विशेष की या सरकार की भी। सिर्फ इस संदर्भ में बातें की जा रही है कि जो प्रक्रिया है और जो व्यवस्था है उसके प्रति उनका गुस्सा है, क्योंकि कुछ अनियमितताएं हुई हैं, कुछ परीक्षाएं रद्द हुई थी। तो इसी कारण जो उनका वर्षों का संघर्ष जो उनको लगता है कि बेकार गया, उसके कारण उनके मन में जो क्रोध है उसी को वो आंदोलन के जरिए प्रकट कर रहे हैं और दरअसल वो मांग कर रहे हैं कि व्यवस्था में सुधार की जाए। तो एक बात देखिए कि उनकी भी जो डिमांड है, अगर एग्जाम सही से एक बार नहीं होती है तो 1 वर्ष निकलता है, उम्र का दबाव है, पेरेंट्स का दबाव है, करियर और जीवन को सेट करने का दबाव है। ऐसे में छात्र क्या करे? बिल्कुल, अभी आप ये सोचिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी के अवसर नहीं है। ये बहुत, एक तो ये अवसर बहुत सीमित होते हैं, सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। उसके अलावा ये छात्रों के लिए एक सामाजिक और आर्थिक रीढ़ है जो इनको बिल्कुल एक गारंटी देता है। और संविधान में भी जो अनुच्छेद 16 है वो आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो सरकारी रोजगार है उसके संदर्भ में समान अवसर प्रदान करना, ये एक तरह से संवैधानिक अधिकार है छात्रों का इस देश में। तो निश्चित तौर पे जब वर्षों का संघर्ष छात्र अपना, आप देखे होंगे रांची में, पटना में किस परिस्थितियों में जो किसान के बेटे हैं और मध्यम वर्ग के जो छात्र हैं वो कैसे संघर्ष कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, कितने सारे सेंटर्स हैं अगर आपने कभी विजिट किया होगा। और इतनी मेहनत करने के बाद अगर उनको ये सुनने को मिलता है कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया या कुछ सीटें थी उन सीटों को जैसे बेचा गया, तो इस प्रकार की खबरें तो उन्हें तोड़ देंगी, उन्हें बिल्कुल तोड़ देंगी और उनकी सारी आकांक्षाओं को, उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देंगी। तो जो उनका गुस्सा है वो स्वाभाविक है। अच्छा, तो सरकार ने तो देखा हमने कि अपनी गलती कबूल की है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में दिक्कत रही है और ये गलती हो गई। तो क्या ये छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय और खिलवाड़ नहीं लगता? जी बिल्कुल। देखिए, जो सरकार भी है उन्होंने भी सीआईडी की जो जांच शुरू की, एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि प्रक्रिया में तो गड़बड़ हुई है। और हमें ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि एक बार किसी भी प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है तो पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय बन जाती है। तो इस प्रकार ज़रूर उनके साथ जो ये हुआ है, उनकी आकांक्षाओं पे, वर्षों की मेहनत पे जो इस तरह से पानी फिर गया है, तो उनका गुस्सा बिल्कुल स्वाभाविक है। और कहीं ना कहीं मतलब आज छात्र के पास क्या गारंटी है? अगर मान लीजिए ये परीक्षाएं रद्द भी होती हैं तो अब उनको वो गारंटी चाहिए कि जो अगली परीक्षा हो वो निष्पक्ष हो,
यानी कि केवल परीक्षा को रद्द करना कोई समाधान तो नहीं है। पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता किस प्रकार से आए, प्रक्रिया में सुधार किस तरह से आए, उसकी मांग की जा रही है। और छात्रों की मांग है कि आप इसको बिल्कुल गोपनीयता में एक कमरे में बंद करके नीति ना बनाएं, बल्कि ऐसा नीति बनाएं जिसमें छात्रों को की भी हिस्सेदारी हो, वो भी आपको अपनी मांग रख सकें कि किस प्रकार प्रक्रिया में बदलाव आनी चाहिए। जो OMR शीट है और नॉर्मलाइजेशन है या मूल्यांकन है, और आपका संस्थान कैसा हो जो इस प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उसको कंडक्ट करा सके। तो ये इस तरह की मांगे हैं छात्रों की। और कहीं ना कहीं ज़रूर जो आप कह रहे थे कि अन्याय तो प्रतीत होता है। जैसे अगर हम लोग भी परीक्षा की जो है फेस किए हैं कंपटीशन एग्जाम्स, और मुझे तो पूरे 4 साल लगे फाइनली यूपीएससी क्वालिफाई करने में। इमेजिन अगर मुझे कभी ऐसा बताया जाता कि जो परीक्षा में आप बैठी थी उसका तो पेपर लीक हो गया था या वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था किसी तरीके से, तो वो पीड़ा असहनीय होगी। बिल्कुल। 14वीं जेपीएससी में हमने देखा सरकार ने भी कबूल कर लिया कि चूक हो गई। जैसे सीजीएल में भी अभी जो मुख्य आरोपी है अभय कुमार तिवारी, वो बोल रहा है कि हमने 15 बच्चों से 12-12 लाख रुपए करके कलेक्ट किया है। हालांकि अभी तो ये जस्ट स्टेटमेंट है। तो ऐसी स्थिति में क्या जेएसएससी सीजीएल कैंसिलेशन का जो बच्चों का डिमांड है, आपको लगता है कि सरकार इसके लिए कोई प्रयास करेगी या बच्चों का ये डिमांड ही जायज़ नहीं है? नहीं, बच्चों की जो भी शिकायतें हैं उसे तो बहुत गंभीरता से लेनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा हम लोगों ने अभी चर्चा की कि जब भी एक प्रक्रिया में गड़बड़ी आती है, कुछ सीट जो है वो स्वीकार कर रहा है कि उसने बेचे हैं, तो अब पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो गई है। ऐसे में अगर वो उसका जो है मांग करते हैं कि उसे भंग किया जाए, रद्द किया जाए, तो उनकी भावनाओं को समझना है। वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो आप क्या इस बात को जायज ठहरा सकेंगे कि केवल कुछ सीट बेची गई है लेकिन उससे आपका जो है समान अवसर पर कोई प्रभाव नहीं आया है? क्या इस बात की कोई गारंटी दे पाएगा? बिल्कुल कोई गारंटी नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में सहानुभूति पूर्वक छात्र के अधिक से अधिक जो भी मांगे हैं वो कानून के दायरे में रहते हुए और नीतियों में सुधार करते हुए किस प्रकार सरकार आगे बढ़ना चाहेगी, ये सरकार के ऊपर है। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि ये जेन जी है और ये मिलेनियल हम लोगों से अलग है। ये जेन जी है और इन्होंने ठान लिया है कि जो सरकार की जवाबदेही है वो 5 साल में एक बार बस इलेक्शन के पहले नहीं मांगी जाएगी। वो बीच बीच में अलग अलग चैनल से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो सरकार की जवाबदेही मांगेंगे। और ये अब शुरुआत हम लोगों को दिख रही है, बल्कि जेन अल्फा भी इस आंदोलन में कूद चुका है। तो अब ये एक नया कल्चर है, ये एक नई संस्कृति का जन्म हो रहा है। और इसमें वो क्या मांग कर रहे हैं? पूर्ण पारदर्शिता, पूर्ण जवाबदेही। तो ये कैसे गलत है? अगर कोई भी अभ्यर्थी है, अगर वो कहता है हमें इंसाफ चाहिए, उसमें तो सीट बेचा गया, उसका किस प्रकार से प्रभाव बाकी छात्रों के ऊपर पड़ा जो कि compete नहीं कर पाए, ये कैसे कोई पुष्टि कर सकता है? इसका ऐसे कोई आकलन कर सकता है? इसीलिए मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जितना संभव है सरकार को सहानुभूति पूर्वक उनकी मांगों पे विचार करनी चाहिए। मुझे उनकी मांगे सही लगती है, मैंने उनकी मांगों को देखा है, और जिस स्थिति में वो हैं उस स्थिति में अगर मैं भी रहती तो मैं भी यही मांग करती, क्योंकि मेरा अब दूसरी तरफ देखिए, जो जिन छात्रों का जैसे से सीजीएल में सिलेक्शन हो गया है, नौकरी कर रहे हैं और जो मेहनत से गए हैं, वो हमें व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज कर रहे हैं कि हमारी क्या गलती है। तो ऐसे में तो सरकार फंसी हुई दिखाई देती है। आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हम लोग छात्रों की बात ही माने। अभी जो छात्र जो कि सफल छात्र थे, अभी जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, इस संदर्भ में कोई जवाब दिया ही नहीं जा सकता। लेकिन जांच प्रक्रिया पे मैं एक और सवाल ले लूंगा। फिर जांच प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है अपने देश में, ऐसे में छात्र कैसे भरोसा करें कि जांच प्रक्रिया पे हमको यकीन है? आप जांच में ले जाइए, सीबीआई में ले जाइए, सीआईडी में ले जाइए, फिर तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और उनकी उम्र निकल जाएगी। उनका भी आस सही है।
उनका बिल्कुल सही है, उसका समाधान लेकिन है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार ने किस प्रकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की भी घोषणा की थी कि जो सीबीआई की जांच होगी ये परीक्षा लीक के मामले में, उसका जो ट्रायल कोर्ट होगा उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जो है गठन की जाएगी। तो इस प्रकार के समाधान है। जैसे 90 दिन के अंदर आपको चार्जशीट करना है, चार्जशीट करने के बाद ट्रायल कोर्ट, और ट्रायल कोर्ट अगर फास्ट ट्रैक हो जाता है तो इतना मतलब साल भर, कई सालों भर उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको संतुलित परिणाम चाहिए, अगर आपको संतुलित तरीके से आगे बढ़ना है, तो आपको तो कहाँ गड़बड़ हुई थी और किस दायरे में हुई थी और उसका प्रभाव कितना फैला था, ये तो जानने की जरूरत है। क्योंकि आप बदलाव लाने की बात अगर कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं कि सिस्टम में सुधार होना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए, तब तो आप जांच करेंगे और आपको पता चलेगा कि किस किस चरण में गड़बड़ी हुई थी, किस तरीके से गड़बड़ी हुई थी, तभी ना आप पूर्ण रूप से जो सुधार करना चाहते हैं प्रक्रिया में आप कर पाएंगे। नहीं तो ये तो फिर एक एवरेज तरीका हो जाएगा कि हाँ एवरेज ये कर लो। लेकिन अगर कल को जांच में निकलता है कि भाई इस प्रकार की भी गड़बड़ी हुई थी, तो उस पर आप नकेल कैसे कसेंगे जब तक आपकी जांच का परिणाम नहीं आएगा। छात्रों का एक सवाल है कि कमीशन में, जैसे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, जेएसएससी है, इसमें प्राइवेट एजेंसी की जरूरत कहाँ थी? अगर प्राइवेट एजेंसी नहीं इंटर होती तो अभय तिवारी जैसे किंगपिन नहीं बनते। ठीक है, आप बताएंगे कि प्राइवेट एजेंसी की जरूरत कमीशन में कहाँ पे? देखिए, प्राइवेट एजेंसी की जरूरत है, वो इसलिए है क्योंकि अब, लेकिन सवाल ये है कि प्राइवेट एजेंसी आप किस प्रकार का लाएं। भाई ब्लैक लिस्टेड तो ना ही लाएं, और साथ में जिसका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, अन्य राज्यों में भी केवल ऐसे एजेंसी को मौका दें। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगी टीसीएस। झारखंड में टीसीएस ने भी सेवाएं दी हैं परीक्षाओं को कंडक्ट कराने में, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। तो टीसीएस टाइप को संस्था, टीसीएस की तरह की जो संस्थाएं हैं उनको मौका दी जाए। और वैसे संस्थाएं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, अगर वो आएंगी तो मुझे लगता है किसी को कोई शिकायत नहीं होगी, ना ही कोई सवाल उठाएगा। और आपका दूसरा सवाल क्या था? कि छात्रों का कहना है कि इसकी जरूरत क्या है? देखिए, जरूरत है क्योंकि जब इतने अभ्यर्थी हो रहे हैं और बार बार इतने सारे परीक्षाएं हो रही हैं, बहुत सारी परीक्षाएं लगातार हो रही हैं, हजारों अभ्यर्थी का चयन हो रहा है, और ओएमआर शीट्स है। अगर आप एक कमीशन में कितने स्टाफ होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी है, उनकी क्षमता कैसी है, मतलब वो किस प्रकार से अलग अलग चरण में काम होते हैं, है ना। एक बार ओएमआर का जो है वैल्यूएशन होता है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है, मूल्यांकन, तो अलग अलग चरण है परीक्षा को फाइनल रिजल्ट देने का। तो आप उसमें एजेंसी जो कमीशन है उसका क्षमता कितना है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जैसे सीबीटीज की, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि कई इस तरह के परीक्षाएं हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकती हैं, कम से कम कुछ चरणों में तो हो ही सकती हैं। तो वैसे में क्या कमीशन में ऐसे लोगों को बहाल करना पड़ेगा जिनके पास ऐसी क्षमता हो? ये कितनी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। और कमीशन में भी अगर कोई लोग हैं, उन पे भी पता चलेगा भविष्य में इस प्रकार के जो है इल्जाम लग रहे हैं कि इन्होंने पेपर लीक किया, या इस तरह की कोई बातें आ सकती हैं। इसीलिए आउटसोर्स करना, जो केंद्र सरकार है वो भी आउटसोर्स करती है। आउटसोर्स करने से समय की बचत है, और आउटसोर्स करने से हम वैसे संस्थाओं को मतलब कि काम सौंपते हैं जिनका इसी तरह के कार्य में जो है एक्सपर्टीज है। इसीलिए संस्थाओं की तो जरूरत है, लेकिन मुख्य बात है कि आप ओपन टेंडर कीजिए। अगर आप मनोनीत भी कर रहे हैं तो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, सुपीरियर हो, वैसे लोगों का कीजिए। तो ऐसे बाकी राज्यों में भी इसी प्रकार से हो रहा है जहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुई थी, और खुद झारखंड में हो रखा है। जो 2017 में जो परीक्षाएं हुई थी सब इंस्पेक्टर वगैरह का, और आई थिंक जूनियर इंजीनियर का भी हुआ था, जेई का भी हुआ था, तो ये सब परीक्षाओं में आपका सीबीटी था और आपका साथ में टीसीएस ने किया था। तो एक उदाहरण तो झारखंड में भी है। छात्र सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं, क्या चुनौती लगता है सरकार को एक्सेप्ट करने में? क्या तकलीफ है? देखिए, अब तो मुझे लगता है ये प्रासंगिक नहीं रहा, क्योंकि सीबीआई के बदले अब ईडी ही एंट्री कर चुकी है। अब ईडी इस जांच में घुस चुकी है, और वो भी केंद्रीय एजेंसी है। तो मुझे लगता है शायद ये अब उतना प्रासंगिक ना रहे, क्योंकि सीबीआई या ईडी
दोनों केंद्रीय एजेंसी है। यहाँ पे मुख्य क्या था आपत्ति, मुझे जो अपने दृष्टिकोण से लगता है, शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन शायद छात्र ये चाहते हैं कि अगर राज्य सरकार में अब जैसे उनका भरोसा उठ गया है, एग्जैक्टली उनको कमीशन से भरोसा उठ गया है और उनका जो प्रशासनिक जो पूरी प्रक्रिया और व्यवस्था है उससे उनका भरोसा उठ गया है। तो अब राज्य सरकार का वो प्रशासनिक जो है मशीनरी, तो अब उससे अगर भरोसा उठ गया है, फिर राज्य सरकार की ही एजेंसी जांच करे, तो कहीं ना कहीं उनको शायद ये लगता है कि निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए जो राज्य सरकार के प्रभाव से मुक्त हो और निष्पक्ष जांच कर सके। तो इसीलिए वो सीबीआई या ईडी की मांग करते हैं, और मुझे लगता है निष्पक्ष जांच की मांग गलत नहीं है, ये सही है। आपको क्या लगता है जैसे से सीजीएल सरकार को कैंसिल करने में कोई क्या परेशानी है? देखिए, परेशानी जो सरकार के द्वारा बार बार बताया गया कि 2024 में ही कोर्ट आदेश आया था, वो खंडपीठ का जो आदेश था, और उसमें कहा गया था कि चूंकि प्रमाण नहीं है गड़बड़ी के, कोई ठोस प्रमाण नहीं दिए गए थे कोर्ट में, तो उन्होंने कहा था कि इतने सारे जो अभ्यर्थी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते, उनको बिठा के नहीं रख सकते, इसीलिए परिणाम जो है घोषित कर दो। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी, वो शर्त ये थी कि जो भी स्पेशल टास्क एजेंसी होगी जो सरकार की तरफ से गठित की जाएगी, वो जांच करे, और शायद 6 महीना था या 3 महीना था, मुझे 6 महीना था, तो 6 महीने के अंदर उसका परिणाम कोर्ट में सौंपे। एसआईटी वो 2024 की बात है, तो अभी तक तो वो नहीं हुआ। जून में वो 6 महीना कंप्लीट हो गया। हाँ। तो वो नहीं हुआ। हाँ। उसके अलावा ये भी बातें थी कि सरकार ने भी कोर्ट में ये सौंपा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से ये जवाब दाखिल हुआ था कोर्ट में। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए, मतलब कोर्ट में तो यही निर्णय हुआ था, लेकिन शर्तें लगी थी। हाँ, शर्तें थी, लेकिन अभी तो जब अभय का कबूलनामा आ गया, ठीक है, तो क्या लगता है कि कोर्ट के बात को या कोर्ट में सरकार को जाना चाहिए, क्या संभावनाएं क्या है? देखिए, अब तो कोर्ट का जो आदेश है वो आप एक तरह से देखिए, उसमें परिवर्तन समय का जो ये जो रिजल्ट अभी सामने आया, सीआईडी जांच का जो परिणाम आया, उसके कारण कोर्ट का भी जो आदेश है उसको हम अब अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि कोर्ट की जो शर्त थी कि 6 महीने के अंदर जांच कीजिए, और जो सरकार का पूर्व में जो उन्होंने दाखिल किया था अपना जवाब कि प्रक्रिया में कोई गड़बड़ नहीं, अब तो सरकार ने ही सीआईडी जांच की, बिल्कुल, और हर दिन अखबार में छप रहा है, सरकार के संज्ञान में, सरकार की ही एजेंसी है जो कह रही है प्रक्रिया में गड़बड़ हुई है, नौकरी बेची गई है एक संस्थान के द्वारा, और इसमें सिर्फ संस्थान नहीं बल्कि ये मिली भगत से हुई है। सरकार के कुछ जो है कर्मचारी और अधिकारी और टीडीपीएल के बीच जो मिली भगत है उसके कारण हुई है, सरकार खुद मान रही है। तो क्या जो पूर्व में सरकार ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया था, क्या उस जवाब को मॉडिफाई करेंगी? निश्चित तौर पे करेंगी, और अगर वो जवाब मॉडिफाई हो जाता तो कोर्ट का आदेश भी मॉडिफाई हो जाएगा। मैम, आप देख रही हैं कि जयपाल सिंह मुंडा में बच्चे अनशन पे बैठे हैं और स्थिति भयावह है, बच्चे जहाँ तहाँ सो रहे हैं, जैसे तैसे खाना मिल रहा है, जैसे तैसे पानी है, बारिश हो रही है, मच्छर है, कीड़े होंगे, बीमारी कुछ भी हो सकती है। तो सरकार जल्दी से निर्णय ले, किसी निर्णय पे क्यों नहीं पहुंच पा रही है? सरकार के सामने क्या चुनौती है? देखिए, जैसा सरकार का जो पहला पक्ष सरकार ने अपनी तरफ से रखा था कि कोर्ट का एक आदेश आ चुका है और उसमें अब हम लोग जो है दखल नहीं कर सकते हैं, जो 2024 का जो खंडपीठ का आदेश था, एक तो सरकार ने वो पक्ष रखा है। दूसरी तरफ शायद हो सकता है वो सोच रहे हो कि वार्ता से कुछ समझौता निकले, वो इस प्रयास में हो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि खत्म हो चुकी है जी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सहानुभूति पूर्वक आगे अब बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहे कोर्ट का आदेश था या आप किसी समझौता पे आना चाहते हैं, या आप शायद पूरी प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, और इससे जो है हम फिर से पीछे चले जाएंगे। जितनी भी प्रक्रिया में भी समय लगा, उसमें भी काफी मेहनत हुआ, और इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि पूरे से पूरा सरकार ही दोषी है, क्योंकि बहुत सरकार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सचमुच बहुत अच्छे भावना के साथ मेहनत भी की होगी, बिल्कुल, कि हम परीक्षा कंडक्ट कराएंगे, ठीक से कराएंगे। बहुत तरह के लोग थे, हाँ, इंटरनेट बंद कर दी गई, तो बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ भी कई लोग जुड़े हैं सरकार में। तो निश्चित तौर पे
वो उनको भी धक्का लगेगा, और जितने सफल अभ्यर्थी हैं उनको भी धक्का लगेगा, जैसे आप जो चर्चा कर रहे थे। तो मुझे लगता है इन सब बातों से शायद सरकार किसी समझौता करने के मूड में है। के बजाय देखिए दूसरी क्या बात जो हम लोग नोटिस कर रहे हैं, या मैं क्या छात्र कह रहे हैं कि वो बात को रोक रखे हैं, और जब एक र्यूमर फैलता है कि अब छात्र सीएम के आवास का घेराव करेंगे तो वहां पे जो है सो पूरी पुलिस महकमा एक्टिव है। इन सब चीजों के बीच में संवाद एक ऐसा चीज था जो सरकार चाह के खत्म कर सकती थी कि भाई हम इसको प्रक्रिया में ले आते हैं। फिर ये बात भी बोलने में सरकार को क्या तकलीफ है? हाँ, संवाद जो ऐसी प्रक्रिया है, जेन जी के साथ संवाद के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है आगे बढ़ने का। एक पर्सनल सवाल मैं यहाँ पे और रखूंगा, आप अधिकारी इसलिए मैं पूछ रहा हूँ जी, क्यों नहीं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सीधे सीधे अपने संवाद में ये बात को लाते हैं बच्चों के साथ? और तकलीफ का ये राजनीति एजेंडा तो है भी नहीं। देखिए, अधिकतर क्या होता है, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो इस प्रकार के संवैधानिक शीर्ष पद होते हैं, ऐसा अधिकांश रूप इस प्रकार हुआ है कि वो एक टीम गठित करते हैं और उस टीम में अलग अलग पृष्ठभूमि से मंत्री या विशेषज्ञ होते हैं, और वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की तरफ से जाके वार्ता करते हैं। किसी भी आप डेलीगेशन देखिएगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय वार्ता हो रही है या देश के अंदर वार्ता हो रही है, यही तरीका है, यही प्रक्रिया है। तो अब लेकिन चूंकि पिछली वार्ता फेल हो गई, या पिछली वार्ता से जो परिणाम था वो छात्रों को नहीं मिला, तो शायद अब वो नाराज हैं और अब शायद वो डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। तो ये जो टकराव की स्थिति ना बने, और ये बात सच है, आपने जो बिल्कुल सही कहा कि तो छात्रों की ही बात है और इसमें राजनीति तो नहीं है। और शायद इसीलिए केंद्र सरकार ने भी घुटने टेके। आखिर वहां पे भी पूरा जो है मतलब कि उन्होंने सारा करेक्टिव मेजर ले लिया था। उन्होंने बहुत मतलब परीक्षा भी दोबारा ली गई थी, उसका परिणाम भी घोषणा हो गई थी, तो फिर भी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो अब और सरकार ने इसके आगे सरकार झुका। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि अब जो जेन जी है वो जो जवाबदेही मांग रहे हैं, या वो तो यहाँ पे तो इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं। झारखंड में और केंद्र में जो आंदोलन हुआ उसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि यहाँ के जो जेनजी हैं वो किसी का इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं, किसी को हटाने की भी मांग नहीं करे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी A to Z है, मांगे पूरी कर लो, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उनको बैठ के समझा दो कि क्यों नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये इनका आंदोलन का जो तरीका है उसी में ये दिखता है कि ये कितने समझदार हैं। और अगर वाकई प्रक्रिया में जटिलता आ जाएगी या कुछ है जो बिल्कुल संभव नहीं है, और तो इसको मतलब इन तथ्यों को आगे सरकार लेके आ सकती है और वार्ता में उन्हें समझाने का प्रयास कर सकती है। और अगर प्रमाण के साथ सरकार समझाएगी तो छात्र मान जाएंगे। तो वार्ता तो होनी चाहिए। आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं छात्रों को ये संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो बहुत आभार कि आपने झारखंड का जो नाम है वो देश में इस प्रकार से रोशन किया है कि आपने आंदोलन किया, लेकिन बहुत ही अनुशासित तरीके से किया। और भविष्य में मैं तो ये चाहूंगी कि आप में से ज्यादा लोग को नौकरी मिले झारखंड में, क्योंकि आप जब इतने भीड़ में और इतने पीड़ा में अगर आप अनुशासित रह सकते हैं तो आपके हाथ अगर नौकरी मिल जाती है और इस तरह की जिम्मेदारी मिल जाती है तो झारखंड का भविष्य तो बहुत उज्जवल है। मैं ये दिल से मानती हूँ, और आप जैसे लोगों को जरूर मौका मिलना चाहिए और आपकी मांगों को भी पूरी की जानी चाहिए। आपकी मांगे हैं वो बहुत सरल हैं, और आपकी इनकी जगह कोई होगा तो वही मांगे रखेगा, और अगर इनकी मांगों में कहीं दिक्कत है तो उसे बिल्कुल आगे आकर उन समस्याओं और दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या आ रही है, इस पे एकदम पारदर्शी तरीके से वार्ता करनी चाहिए। और छात्र भी समझदार है, वो भी समझेंगे, आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। आपसे कि आप उनके आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे, उनको मदद क्यों नहीं कर रही है? देखिए, इसका एक बहुत सरल जवाब है। देखिए, आंदोलन में एक होता है कि आप फिजिकली प्रेजेंट रहें, प्रत्यक्ष रूप से वहां खड़े रहें और वहां भाषण दें और मीडिया के सवालों का जवाब दें, और दूसरा होता है नैतिक समर्थन, जब आप वहां नहीं हैं लेकिन आपका फिर भी उनको समर्थन है। मैंने अपने आप को मीडिया में भी इस प्रकार से
अपने भावना को उजागर किया है कि मैं उनके समर्थन में हूँ, बल्कि जेन जी जेन अल्फा दोनों के समर्थन में हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की ऑफिसर निशा उरांव से, जिनका नैतिक समर्थन आपके साथ है और जो चाहते भी हैं कि आपकी मांगे सरकार माने और सरकार पूरी करे, और वो ये भी चाहते हैं कि आप अगली बार जब परीक्षा हो झारखंड पब्लिक सर्विसेज कमीशन की या जेएसएससी की, तो आप उसमें कामयाब भी हों। इसी के साथ मैं आप सारे लोगों से विदा लेना चाहूंगा और मैम को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू जोहार।